नमस्कार देवियों और सज्जनों, वेब कोडिंग के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजनीश कुमार एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हम हैश कोड और इक्वल्स को ओवरराइड करते हैं। पर उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हैश कोड और इक्वल को ओवरराइड क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, और क्यों करते हैं ये एक अलग क्वेश्चन है। इन दोनों का जवाब ढूंढते हैं आज। तो मैं चलता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक मैप, ये एक हैश मैप है। किसके लिए? ये हैश मैप है इंटीजर वर्सेस इंटीजर का, मतलब इसके अंदर की के साथ वैल्यू रखी जाएगी। तो ये मैंने कुछ हैश मैप से क्रिएट करा एंड डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर आते हैं, रैंडम वैल्यूज लेकर आते हैं। मान लेते हैं मेरे पास वैल्यू पड़ी है 2, फिर 7, फिर 8, अगेन 2, फिर 2, फिर 7, फिर 2। और मैं इसमें ना हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना चाहता हूँ। तो 2 आया, मैंने हैश में जाके चेक करा, प्रेजेंट तो है नहीं, 2 की फ्रीक्वेंसी जाके 1 कर दी। हम आगे गए, 7 मुझे अभी अभी फर्स्ट टाइम मिला है, 1 कर दी फ्रीक्वेंसी। अगेन आगे मुझे 8 मिला, ये भी मुझे पहली बार मिला है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। फिर 2 आया, क्योंकि एलिमेंट पहले से प्रेजेंट था इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। जो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट होता है, अगर आप उसके अगेंस्ट पे कोई वैल्यू डालोगे ना तो वो ओवरराइड हो जाता है, मतलब उस वैल्यू की जगह पर कुछ और वैल्यू आ जाएगी जो भी आप वैल्यू नहीं इंसर्ट कर रहे हो। इसमें 2 बार कीज नहीं डलते हैश मैप के अंदर, यानी कि इसके अंदर जितनी भी कीज आप निकालोगे वो हमेशा क्या होने वाले हैं, यूनिक होने वाले हैं। तो अगर मैं इसके कीज अब इस मूवमेंट पे प्रिंट कराऊंगा तो मुझे सारे यूनिक कीज मिलेंगे टिल यहाँ तक सारे यूनिक नंबर मिल जाएंगे। अब मैं आगे गया 7 के पास। अब क्योंकि 7 पहले आ चुका है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। अगेन मैं 2 के पास आता हूँ, 2 भी पहले आ चुका है, इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी पहले थी उससे एक ज़्यादा हो जाएगी एंड 4 हो गई। तो अभी इस टाइम पर यूनिक कीज कौन कौन से हैं? 2, 7, 8। यानी कि कीज कभी मेरे डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं। इंटीजर के केस में चेक करना समझ में आता है क्योंकि वो इंटीजर है, यानी कि इंटीजर के केस में लॉन्ग, अगर मैं ch यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है इनके इन केसेस के अंदर हम अगर उसको एज अ की यूज़ करते हैं तो बहुत इजीली हम उसको ऐसा की यूज़ कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके लिए कंपेयर करना बहुत आसान है, 10 10 के इक्वली होता है, ये बाय डिफॉल्ट है, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन तो ईजी है। बट अगर मैं यहाँ पर की जगह पर, ये जहाँ पे मैं की यूज़ कर रहा था वहाँ पे मैं कोई डिफरेंट टाइप की क्लास लिख दूँ जिस क्लास के अंदर कुछ अलग ही पड़ा हुआ है, जैसे कि कहीं इंटीजर है, कहीं पे स्ट्रिंग रखा हुआ है, कहीं करेक्टर है और गैरी लिस्ट भी रखा हुआ है। अब मैं कंपेयर किसके बेसिस पे करूं? हैश मैप किसके बेसिस पे डिसाइड करे कि ये की दूसरी की के इक्वल है या नहीं? तो ये प्रॉब्लम कब आएगी? जैसे कि अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक रैंडम सा क्वेश्चन ओपन किया एंड इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर। एंड इस पेयर के अंदर यहां पर हम रखते हैं एक a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिंग s इक्वल टू एम्प्टी। तो मैंने 2 चीजें रखी, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग, एक इसका एक पेयर क्लास बना ली। एंड अब इसका कंस्ट्रक्टर भी लिख लेते हैं, फिर पब्लिक पेयर इंट a कॉमा स्ट्रिंग s, this dot a equal to a and this dot s equal to s। अब ये हमने कंस्ट्रक्टर लिख लिया। अब इस मोमेंट पे अगर मैं इस क्लास को प्रिंट कराता हूं तो देखते हैं क्या होगा। जैसे कि इस वाले टाइम पर अगर मैं इस क्लास को बनाऊं, ये पेयर p इक्वल टू न्यू पेयर, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, कुछ 10 डाली एंड स्ट्रिंग में मैं डाल देता हूं पेप कोडिंग, और मैं इसको कराता हूं प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln p एंड इसे प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। आई थिंक हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम थे, कोई भी क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं इसके लिए। तो
तो हम थे भाई अभी हैश मैप के अंदर, एंड हैश मैप के अंदर हम कर रहे थे मैक्स पॉइंट ऑन अ लाइन, एंड इसे रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ एड्रेस प्रिंट हो गया, मुझे एड्रेस प्रिंट नहीं करना था, मैं चाहता था उस वो जो पेयर क्लास बनाई है मैंने उसके अंदर रखी हुई वैल्यू प्रिंट हो जाए ताकि उसको देखना आसान हो। तो इस काम के लिए इधर मैं इसका टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर देता हूँ, पब्लिक के साथ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और इसे कर देते हैं हम ओवरराइड। अब इस टू स्ट्रिंग के अंदर मुझे एग्जैक्टली मतलब अब ये ओवरराइड है क्या, पहले इस ओवरराइड को समझते हैं। ये ओवरराइड ये काम करता है कि मान लो जब मैं इस पेयर क्लास को प्रिंट करता हूं तो पेयर क्लास का एड्रेस प्रिंट हो जाता है, मुझे एड्रेस प्रिंट नहीं कराना, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये उसके एड्रेस को प्रिंट कर रहा है। अब मैं इस पेयर क्लास को बोलना चाहता हूँ कि भाई रुक एक बार ठहर के ना ये सोच कि तेरे को प्रिंट क्या करना है। जब तेरे पास टू स्ट्रिंग, अगर मैंने तेरे टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दिया तो इसका मतलब अब तू ना उस चीज को प्रिंट नहीं करेगा जो तेरे को बाय डिफॉल्ट प्रिंट करना था, अब तू वो प्रिंट करेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं टू स्ट्रिंग के अंदर वो स्टेटमेंट लिखूंगा जो मैं इससे प्रिंट कराना चाहता हूँ। यानी कि अगर मैंने टू स्ट्रिंग में यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया कि रिटर्न कर दो रजनीश, मेरा नाम रिटर्न कर दो, रजनीश लव वेब कोडिंग, ऐसा कुछ रिटर्न कर दो, और जब इसे आप चलाओगे तो अब इसकी जगह पर अच्छा यहां पर सेमीकोलन, ये चीज प्रिंट हो गई। बट अगर मैं यहां पर ये चीज की जगह ये वैल्यूज प्रिंट करा दूं तो कैसा होगा, अगर मैं इसकी जगह पर एक वैल्यूज प्रिंट करा दूं तो जो पेयर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी। इस काम के लिए मैं यहां पर कुछ ऐसा करता हूं, एक ब्रैकेट प्लस में ए। अच्छा अब क्योंकि क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हमेशा दिस यूज करना चाहिए, तो दिस डॉट ए, दिस यूज करना बहुत सही रहता है। दिस इस बात को बताता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो ये जो पेयर है, पेयर तो मैंने क्लास बनाई, इस क्लास के तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट का नाम ए है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम बी है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम सी है, तो दिस किसको रेफर करता है, ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो भी उस ऑब्जेक्ट का नाम है, कि इस पर्टिकुलर नेम के ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, मान लो मैंने पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एक एक्स वाई जेड और एक बनाया मैंने पी क्यू आर एस। अब एक्स वाई जेड नाम का जो पेयर है, एक्स वाई जेड नाम का जो पेयर है उसके एक ही बात कर रहा हूं मैं, और पी क्यू आर एस नाम का जो पेयर है उसके एक ही बात कर रहा हूं। अब दोनों के अंदर दोनों सेम क्लास को ही रेफर करते हैं, पर ये अब यहाँ पे रिप्लेस कैसे हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से कि एक्स वाई जेड डॉट ए, और पी क्यू आर से केस में कैसे रेफर होगा, पी क्यू आर एस डॉट ए। तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पे दिस लगाना चाहिए, एक अच्छी आदत होती है। नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा बट हमें लगाना चाहिए दिस, तो मैं दिस को यूज कर रहा हूँ। दिस के साथ मैंने यहाँ पर कुछ कॉमा प्रिंट किया, एंड उसके साथ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ प्रिंट दिस डॉट स्ट्रिंग, एंड देन अपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब अगर मैं इस चीज को कराता हूं प्रिंट तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो ये रन होगा, एंड रन होने के बाद आइडियली ये जो चीज मैंने इसमें वैल्यू डाली थी वो चीज प्रिंट होनी चाहिए। तो वैल्यू डाली थी 10 पेप कोडिंग, और यहाँ पे 10 पेप कोडिंग प्रिंट हो गया, बिल्कुल सही, यही एक्सपेक्टेड आउटपुट था। अब यहाँ पर हमने चीज प्रिंट तो कराई, अब अगर मैं इस p नाम के क्लास को हैश मैप के अंदर यूज करना चाहता हूँ, अब हैश मैप को पता कैसे चलेगा दो क्लास को सेम तरीके से रेफर करना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज भी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है कि इंटीजर की जगह पर ना अब की हो जाएंगे हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने पेयर p बनाया, इसको मैंने न्यू करा, p1 बनाया, न्यू पेयर 10, और यहाँ पर मैंने डाल दिया एक्स वाई जेड। अब इसी p1 को मैं दोबारा डुप्लीकेट करके यहाँ लेके चलता हूँ। अब ऑब्जेक्ट का नाम p1 नहीं है, p2 है, पर इनके अंदर रखी हुई वैल्यू तो सेम है। अब ये जो p1 नाम का ऑब्जेक्ट बना होगा जब भी ये हीप पर बनेगा, क्योंकि ये तो क्लास है, तो क्लास कहाँ बनता है, हीप के ऊपर। ये है मेरी स्टैक की मेमोरी, और ये है मेरे पास हीप की मेमोरी। ये जो p1 नाम का ऑब्जेक्ट बना, ये बना हीप के अंदर किसी 4 के नाम के एड्रेस पे, मान लेते हैं एक मैं टेम्परेरी ऐसी समझने के लिए कुछ एड्रेस रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे रखा हुआ है 10 और यहाँ पे रखा हुआ है XYZ। इसी तरीके से
जो दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया वो भी मेरा कहाँ बनेगा, हीप के ऊपर बनेगा, जो जिसका एड्रेस होगा 5K, उसमें रखा है 10 और XYZ। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एड्रेसेस के बेसिस पे अलग अलग हैं, क्योंकि एक का एड्रेस 4K है, एक का एड्रेस 5K। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, बट ये दोनों ऑब्जेक्ट्स वैल्यू के बेसिस पर सेम है। मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट्स ना वैल्यू के बेसिस पर डिसाइड हो कि सेम है या अलग। अब ये काम मुझे हैश मैप को सिखाना पड़ेगा। मुझे हैश मैप को चीज़ बतानी पड़ेगी कि भाई तुम एड्रेस के बेसिस पे दोनों को कंपेयर मत करो, तुम इनको वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करो। पर हैश कोड पर जो हमारा हैश मैप है वो ये चीज़ जानता नहीं है, तो उसे मुझे सिखाना पड़ेगा। उसको ये चीज़ कैसे सिखाएंगे हम, ये देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको वैल्यू के बेसिस पे ओवरराइड करना चाहता हूँ तो इसके अंदर ना एक फंक्शन होता है डॉट इक्वल्स नाम का। डॉट इक्वल्स क्या करेगा, इसको इक्वल, जब दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उन दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए वो एक इक्वल नाम का फंक्शन जो है उसको कॉल करता है। हैश मैप ने अपने अंदर बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन यूज कर रखा है जिसका नाम है डॉट इक्वल्स। वो इक्वल्स नाम के फंक्शन की हेल्प लेता है ये जानने के लिए कि यार दो ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहले से ही 4 के नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब एक 5 के नाम का ऑब्जेक्ट आया, इस 5 के नाम के ऑब्जेक्ट को मैं हैश मैप में डालना चाहता हूँ, इस 5 के नाम के ऑब्जेक्ट को। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हैश में बोलेगा, हैश में ना किसी की हेल्प मांगेगा, हैश में बोलेगा यार डॉट इक्वल्स मेरी मदद करो, ये 5 के नाम का ऑब्जेक्ट आया है, मैं इसको इक्वल ट्रीट करूं या नहीं करूं। वो इस काम के लिए हैश मैप जाता है, वो बोलता है 5 के नाम का ऑब्जेक्ट आया, इन दोनों के एड्रेस तो अलग अलग है, बोले ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अब अगर मैं हैश मैप को बता दूं कि यार इसको एड्रेस के बेस पे कंपेयर ना करके वैल्यू के बेस पे कंपेयर करो, तो क्या करेगा वो, इस 4K के X को, 4K के A को 5K के A से कंपेयर करेगा और 4K के स्ट्रिंग को 5K के स्ट्रिंग से कंपेयर करेगा। अगर दोनों इक्वल हुए तो इस बेसिस पे वो क्या कह देगा कि हाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे इसका डॉट इक्वल्स ओवरराइड कर देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डॉट इक्वल्स एग्जैक्टली क्या करता है। ओवरराइड पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिक बूलियन इक्वल्स एंड यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट OBJ मिलेगा। ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है लोगों को। तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। वो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह मेरे पास चीज आई। अब मैं पहले क्या करूंगा, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा बाय डिफॉल्ट नल हुआ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आप यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। भाई ये ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट ही नल है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दूसरा काम, अगर ऑब्जेक्ट नल नहीं है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, पहले तो इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आया है, इसको पहले पेयर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा पेयर O इक्वल टू पेयर OBJ। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पहले पेयर के अंदर कन्वर्ट करा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैंने टाइपकास्ट कर दिया पेयर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे इस तरीके से कि इफ दिस डॉट ए नॉट इक्वल टू O डॉट A है तो आप यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दो, पहला इफ। दूसरा इफ क्या करेगा, अगर आपका दिस डॉट S डॉट इक्वल्स अब यहाँ पे ना, अब मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। अब स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमें स्ट्रिंग का इक्वल्स लिखना पड़ेगा। जो इक्वल्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग ने पहले ही लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर क्या ओवरराइड करना पड़ेगा, इक्वल्स। ये मैं स्ट्रिंग के ऊपर इक्वल्स कॉल कर रहा हूँ, मैं इस इक्वल्स को रिकर्सिव कॉल नहीं चला रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग के ऊपर ही एक इक्वल्स कॉल कर रहा हूँ। तो दिस डॉट एस ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर इक्वल्स कॉल करके आप किससे कंपेयर करो, O डॉट एस से। अब मैंने यहाँ पर डॉट इक्वल्स क्यों फायर किया, क्योंकि स्ट्रिंग भी अपने आप को एड्रेस के बेसिस पर कंपेयर करता है। इसी वजह से मुझे स्ट्रिंग के अंदर इक्वल्स ओवरराइड करना पड़ेगा, ताकि जब स्ट्रिंग अपने आप को कंपेयर करे ना तो वो इस x को इस x के साथ, y को y के साथ एंड z को z के साथ कंपेयर करे। ये काम करने के लिए मैंने इसका डॉट इक्वल्स ओवरराइड कर दिया, मतलब डॉट इक्वल्स को कॉल कर दिया और अपना इक्वल्स हमने ओवरराइड किया हुआ है। अगर ये कंडीशन आती है फॉल्स,
तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। बाकी अगर सब कुछ सही है तो फिर रिटर्न ट्रू कर दो कि हाँ भाई सब कुछ सही है। अब यहाँ पर हमारा डॉट इक्वल्स ओवरराइड हो चुका है। अब मेरा जो स्ट्रिंग है, अब जो मेरा पेयर है वो अपने आप को दो पेयर को इक्वलेट करना जानता है। पर अभी भी हैश मैप के अंदर एक दिक्कत है। हैश मैप के अंदर दिक्कत ये है कि हैश मैप ना अपने आप को इक्वल तो तब करेगा ना जब वो सेम बकेट के अंदर आएगा। इसके लिए हमें हैश मैप की थोड़ी सी इंटरनल पता होनी चाहिए। इंटरनल वो ये बोलती है कि हैश मैप, जैसे कि अगर मैं बाय डिफॉल्ट मानूं तो हैश मैप कैसा होता है, वो होता है एक एरे ऑफ लिंक लिस्ट होता है। ठीक, तो हमारे पास एरे ऑफ लिंक लिस्ट पड़ा हुआ है एक, ये एक एरे है, इस एरे के पास एक लिंक लिस्ट है। ऑफ कोर्स डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है, तो मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट को ऐसे दिखाता हूँ। ये एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, यहाँ भी कुछ डब्ल्यू लिंक लिस्ट पड़ी होगी। हर किसी का साइज अलग अलग हो सकता है, कहीं कहीं पे लिंक लिस्ट होगी एंड कहीं पे प्रेजेंट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ एक हैश मैप का इंटरनल हो गया, मतलब ये वो इंटरनल जिस तरीके से हैश मैप को इंप्लीमेंट किया गया है। अब इसके अंदर जो मेरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो की वर्सेस वैल्यू होता है, वो यहाँ पड़ा होता है इसके अंदर। यहाँ पर की के साथ वैल्यू रखी होती है, यहाँ पर की के साथ वैल्यू पड़ी होती है इन जगहों पर। अब यहाँ पे की और वैल्यू का पेयर तो पड़ा है। अब जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट अपने आप को, ऐसा कहते हैं कि हैश मैप के अंदर जब भी कोई यूनिक की आता है वो तभी आ पाता है जब दोनों का हैश कोड इक्वल होता है। हैश कोड के बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो कौन से बकेट में जाएंगे। अगर मैं इसको बकेट 0, इसको बकेट 1, इसको बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5, बकेट 6 एंड बकेट 7 बोलता हूँ। अभी जो पहला ऑब्जेक्ट है P1, मान लेते हैं ये मेरा बकेट 1 में गया, बकेट 1 0 में जाता है मान लेते हैं, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट भी बकेट 0 में जाता है। तब ना डॉट इक्वल्स का रेलेवेंस है। डॉट इक्वल्स का रेलेवेंस अब है क्योंकि डॉट इक्वल्स अब इन पूरे बकेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब में कंपेयर करके चेक करेगा जो अभी अभी की नई वाली आई है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10xyz अगर डाल दिया और मैं दोबारा 10xyz डालने जा रहा हूँ, तो इस पूरे बकेट में जाकर वो चेक करेगा क्या ये वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है। अगर हाँ रखी हुई है तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। पर इसके लिए उसका सेम बकेट में आना तो ज़रूरी है ना। पर वो सेम बकेट में जब आएगा ही नहीं तो मैं कंपेयर किसके बेसिस पे करूँ। अब अगर मान लो 10xyz यहाँ पर है और दूसरा 10xyz बकेट 4 में चला गया, अब तो दिक्कत हो गई, तो मैं काम कर ही नहीं सकता हूँ। फिर क्या करें इस चीज़ से बचने के लिए, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें ना कुछ तरीका देखना पड़ेगा इनके बकेट्स को असाइन करने का। कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे कि अभी के लिए मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बकेट के लिए मैं बकेट उसी को मानूंगा जो वैल्यू आएगी, इंडेक्सेस ही मान लेता हूँ उसको। यानी कि मैं यहाँ पर इसका हैश कोड ओवरराइड करके इसको ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब दो की आए ना तो उस की को, उन दोनों कीज को सेम बकेट में भेजना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इक्वल्स तभी काम करेगा जब वो सेम बकेट में रहेंगे। इसके लिए मैंने डॉट ओवरराइड, इस ओवरराइड को दोबारा कंपेयर किया एंड अब की बार पब्लिक इंट हैश कोड। एंड हैश कोड को ओवरराइड किया। अब की बार जो वैल्यू आएगी उन दो वैल्यूज के बेसिस पे हम डिसाइड कैसे करेंगे उसको सेम बकेट में भेजना है। वैल्यू को हम इसके बेस पे डिसाइड करेंगे। हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, जैसे जो भी वैल्यू आती है, मान लो मैं फॉर्मूला अपने बेसिस पे बनाता हूँ। हमें अपने बेसिस पे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूँ कि वैल्यू किस बकेट में जाएगा। तो मैं फॉर्मूला कुछ ऐसा बना लेता हूँ, 100 मॉडुलस 27 या फिर 29। एक 29 एक प्राइम नंबर है, इसके बेसिस पे मैंने उसको बस मॉडुलस कर दिया। यानी जिन जिन लोगों का a मॉडुलस 29 सेम आएगा वो सब सेम बकेट में जाएंगे। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये कि अगर मान लो a की वैल्यू आई 10, पेयर जो था 4 के वाले केस के अंदर ये जो हमने भी कंडीशन लिखा है मॉडुलस 29 का कि a मॉडुलस 29 10 मॉडुलस 29 भी 10 होता है और ये 10 मॉडुलस 29 भी 10 होता है, तो ये दोनों सेम बकेट में जाएंगे। अब इक्वल्स का रेलेवेंस है, अब इक्वल्स कंपैरिजन करके बोल पाएगा कि दोनों की सेम है, इसलिए उसको सेम बकेट में पहुंचाना भी हमारी जिम्मेवारी है और इक्वल्स को ओवरराइड करना भी हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि अगर आपने सेम बकेट में पहुंचा दिया वो दोनों की अपने आप को इक्वलेट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए इक्वल को ओवरराइड करा। अब इक्वल तभी वर्क करेगा जब वो सेम बकेट में होंगे। इसके लिए मैंने क्या करा, हैश कोड को भी ओवरराइड कर दिया।
ओके सो अब जरा इसे चला के देखते हैं, दिस डॉट ए। इसको चलाने से पहले ना हम पहले इक्वल्स और हैश कोड को कमेंट करके इस बार इस क्वेश्चन को रन करते हैं, फिर इसको दोबारा से अनकमेंट करके फिर दोबारा चला के देखते हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फॉर लूप एंड इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। ये हमने एक पेयर बनाया एंड मैं इस पेयर के लिए ये करना चाहता हूँ, इसको मैप के अंदर डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं अपना एक हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, और ऑफ कोर्स मुझे इंटीजर नहीं रखना, ये बाय डिफॉल्ट सिग्नेचर है जो मैं यूज़ क्या करता हूँ हमेशा, मैं हमेशा इंटीजर बनाता हूँ फिर बाद में उसे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेयर मैप डॉट पुट, इस p के अगेंस्ट मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट p,0 और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 1 कर दो। एंड जब आप इससे बाहर आओगे तो आप क्या करोगे, इससे बाहर आने के बाद हम एक तो प्रिंट कर लेते हैं मैप का साइज। उसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैप डॉट साइज के बाद नेक्स्ट चीज़ हम इसमें प्रिंट कर लेंगे पूरे के पूरे मैप को। ओके इसको चला के देख लेते हैं एक बार। चलाने से पहले एक बार कोड को रिव्यू कर लेते हैं। मेन कॉल लगा रहा है सॉल्यूशंस को एंड सॉल्यूशन में सब कुछ सही लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर इक्वल्स को ओवरराइड कर रखा है और हैश कोड को भी ओवरराइड कर रखा है। अच्छा हैश कोड का एच, हैश कोड की स्पेलिंग HASH होती है हैश कोड, और बाकी सब कुछ सही है। ठीक है तो इसको पहले हम चलाते हैं इस लाइन को कमेंट करके एंड इसे रन करके देखते हैं। अगर मैं इस लाइन को कमेंट करके रन करके देखूंगा तो मुझे एक्सपेक्टेड आंसर क्या मिलना चाहिए, 5 टाइम्स 10 और पेप कोडिंग प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं। फाइव टाइम्स 10 और पेप कोडिंग प्रिंट हो चुका है और हर किसी की फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि इसने हर एक की को यानी हर एक पेयर को इसने एक यूनिक की तरह ट्रीट करा। पर अगर मैं इस हैश कोड और इक्वल्स को अनकमेंट कर देता हूं तो क्या होगा, पहले ना क्या करते हैं हैश कोड को अनकमेंट करते हैं, पहले दोनों को अनकमेंट करके चला के देखते हैं, फिर किसी एक को अनकमेंट करेंगे, फिर देखेंगे क्या आउटकम आता है। तो मैंने दोनों को अनकमेंट करा, अब मेरा एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए 5 यानी 10 पेप कोडिंग के साथ 5 आना चाहिए। बिल्कुल आया। अगर मैं डॉट इक्वल्स को हैश कोड को अनकमेंट कर दूं तो क्या होगा, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग सेम बकेट में जाएं और कुछ लोग डिफरेंट बकेट्स में जाएं। तो अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं पता क्या होगा, पर ये एक्सपेक्टेशन है कि कुछ लोग सेम बकेट में जाएंगे, कुछ अलग अलग, सारे लोग डिफरेंट बकेट्स में चले गए, यानी कि हर कोई डिफरेंट बकेट में गया है। और अगर मैं इसको अनकमेंट करके चलाता हूँ तो वो हमने आउटकम देख ही लिया। अगर मान लो मैं सबको सेम बकेट में पहुंचा भी देता हूँ तो उसको बताना पड़ेगा कि इक्वल्स को कैसे किस तरीके से दो पेयर को इक्वल की तरह ट्रीट करना है, इसलिए इक्वल्स का होना तो ज़रूरी है। अगर मैं इसको कमेंट करके चलाता हूँ तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या आएगा, ऐसा ही आएगा कि हर कोई अगर मान लो सेम बकेट में चला भी गया तो भी खुद को इक्वल कंपेयर नहीं कर पाएगा, मतलब वो हर किसी को डिफरेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो इसके लिए इस वजह से हमें इक्वल्स को ओवरराइड करना ज़रूरी है। तो आई होप आपको हैश कोड और इक्वल्स को ओवरराइड करने का रेलेवेंस समझ में आया होगा, क्यों इसको ओवरराइड करना पड़ता है। इक्वल्स क्या करता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इक्वलेट करता है, बताता है कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को किसके बेसिस पर मैं इक्वल की तरह ट्रीट करूं। और हैश कोड क्या करता है, हैश कोड उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, जो भी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, उसको सेम बकेट में पहुंचाता है हैश मैप के अंदर, ताकि वो सेम बकेट में पहुंच जाए एंड देन इक्वल्स उन लोगों को इक्वल ट्रीट करके उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर पाए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप पहली बार आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उस हमारी टीम में से कोई ना कोई पर्सन उस प्रॉब्लम का आंसर पक्का करेगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।